नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन। पॉलिटिकल पावर सेंटर में आपका बहुत स्वागत है। मोदी जिनपिंग की मुलाकात पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है, लेकिन शो की शुरुआत आज की सबसे चर्चित खबर के साथ करेंगे। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने चुनावी राजनीति में कदम रख दिया है। प्रियंका गांधी ने केरल की वायनाड लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया है। पहली बार चुनाव मैदान में उतरी प्रियंका गांधी ने वायनाड से नामांकन दाखिल कर दिया। इस मौके पर भाई राहुल गांधी मां सोनिया गांधी के साथ कांग्रेस के बड़े नेता रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने से पहले वायनाड में एक रोड शो हुआ, जिसमें पार्टी के नेताओं के साथ प्रियंका गांधी हल्के बैंगनी रंग के रथ पर सवार थी। प्रियंका के पति और बेटे भी उनके साथ में मौजूद थे। नामांकन के जुलूस में जिस चीज ने सबका ध्यान खींचा वो प्रियंका गांधी की साड़ी थी। जिस हल्के बैंगनी रंग से रथ को सजाया गया, उसी रंग की साड़ी में प्रियंका नामांकन के लिए निकली। नामांकन जुलूस के साथ चल रहे लोगों के हाथ में जो पोस्टर थे, उनका रंग भी यही था। अंग्रेजी में इस रंग को लैवेंडर कलर बोला जाता है। नामांकन के बाद जब कांग्रेस के नेता निकलने लगे तो हमारे रिपोर्टर जैनेंद्र ने पहले सोनिया गांधी फिर मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की। प्रियंका जी थम्पिंग मेजॉरिटी से जीत के आएंगी और वायनाड के जनता की समस्या को वो सॉल्व करेंगे। केरल के वायनाड में 13 नवंबर को उपचुनाव की वोटिंग है और नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। देखिए, प्रियंका गांधी ने वैसे तो सियासत के मैदान में कदम साल 1999 में तभी रख दिया था जब वो मां सोनिया गांधी के चुनाव प्रचार में उतरी थी। बाद में उन्होंने मां और भाई के लिए प्रचार की कमान संभाली। सबसे पहले प्रियंका की 5 सियासी कामयाबी के बारे में जल्दी से आपको बता देते हैं कि उनकी राजनीतिक कामयाबियां इससे पहले क्या रही हैं। तो सबसे पहली और बड़ी कामयाबी जो है प्रियंका गांधी की, वो आप देख सकते हैं कि प्रियंका की राजनीतिक कामयाबियां अमेठी और रायबरेली में शुरू हुई, जब जिताने में उनकी जो भूमिका रही वो महत्वपूर्ण रोल रहा। 2022 में दूसरी कामयाबी हिमाचल में जीत का दारुमदारुन पर था और उन्होंने दिलाई भी। तीसरी बड़ी कामयाबी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस एसपी गठबंधन में एक अहम रोल प्रियंका गांधी ने निभाया था। चौथी कामयाबी राजस्थान में गहलोत पायलट कैंप को एकजुट रखने में वो कामयाब रही थी। ये भी एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन उसे पूरा किया था। अब 5वीं बड़ी कामयाबी चुनावी प्रबंधन में माहिर हैं और सबको साथ लेकर आगे कैसे बढ़ा जा सकता है, इस कला में भी प्रियंका गांधी शामिल हैं और माहिर हैं। तो देखिए, अब आगे कुछ और बड़ी बातें आपको बताते हैं। राजनीतिक कमियों के बारे में भी यहां पर जिक्र करना होगा। उनकी नाकामियां क्या हैं? 2019 में पूर्वांचल का प्रभारी रहते पार्टी को वो नहीं जुटा पाई थी। ये नाकामी थी उनकी, क्योंकि उन पर पूरा दारोमदार उस पर था। 2022 यूपी विधानसभा में जीत नहीं दिलवा पाई थी प्रियंका गांधी। तीसरी बड़ी बात यह कि पंजाब में सिद्धू वाला जो प्रयोग उन्होंने किया था वो पूरी तरीके से फेल रहा था, उसका कोई फायदा नहीं हुआ था। पार्टी के युवा चेहरों को रोक नहीं पाई, जो पार्टी छोड़कर जा रहे थे उन्हें रोकने में भी प्रियंका गांधी नाकामयाब रही। मौसमी नेता की छवि उनकी बनी हुई है लगातार कि वो मौसमी नेता हैं और इसका भी असर जो है वो पार्टी में देखने को मिल रहा है। तो ये 5 बड़ी राजनीतिक नाकामियां प्रियंका गांधी की रही है। तो देखिए, प्रियंका गांधी दक्षिण का किला संभालने के लिए केरल के वायनाड पहुंची हैं, तो सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा की सांसद हैं, जबकि राहुल इस वक्त उत्तर भारत में रायबरेली से सांसद हैं। यानी कांग्रेस के 3 दिग्गज 3 इलाकों पर अपनी पार्टी की पकड़ मजबूत कर रहे हैं। और देखिए, चुनावी राजनीति में आने वाली नेहरू गांधी परिवार की 10वीं सदस्य हैं प्रियंका गांधी। इनसे पहले गांधी नेहरू परिवार के 9 लोग संसद पहुंच चुके हैं। उनके बारे में भी आपको बता देते हैं कि कौन से पहले राजनीति में इससे पहले प्रियंका गांधी से पहले गांधी परिवार के लोग पहुंचे हुए हैं। इंदिरा गांधी, फिरोज गांधी, मेनका गांधी, संजय गांधी, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं राजीव गांधी और सोनिया गांधी, वरुण गांधी, इधर राहुल गांधी और साथ ही प्रियंका गांधी। ये पूरा गांधी परिवार जो इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू के समय से लेकर और अब तक, यानी कि प्रियंका गांधी, अब तक ये पूरा परिवार किस तरीके से राजनीति में सक्रिय रहा है, चुनावी राजनीति में। अब तो सीधे तौर पर प्रियंका गांधी भी, क्योंकि चुनाव लड़ रही हैं, वायनाड उनका क्षेत्र है और वहां से उन्होंने नामांकन भी दाखिल कर दिया है। तो चुनावी राजनीति में
प्रियंका गांधी की एंट्री राजनीति के साउथ पोल से हो रही है। माना जा रहा है कि राहुल गांधी उत्तर तो प्रियंका गांधी दक्षिण भारत में कांग्रेस को मजबूत करने की भूमिका निभाएंगी। प्रियंका के नामांकन वाले रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी। कांग्रेस नेताओं के अलावा पूरा परिवार साथ दिखा। वायनाड के कांग्रेस कार्यकर्ता भी जोश में नजर आए। कह रहे हैं प्रियंका इंदिरा जैसी है। हम देख सकते हैं प्रियंका गांधी की तस्वीरें और इसके अलावा तिरंगे के पैटर्न में ये बैलून, महिलाओं की संख्या भी अच्छी खासी नजर आ रही है। बात करते हैं हमारे राजकुमारी क्वीन, हमारे आने वाली जी इंदिरा जी है वो। प्रियंका गांधी को 6 लाख के ऊपर वोट से इधर जीतेंगे। प्रियंका चुनाव जीतती हैं तो दक्षिण में कांग्रेस की कमान उनके हाथ में होगी। उत्तर में पहले से राहुल गांधी मौजूद हैं। पार्टी के नेता कह रहे हैं संसद में कांग्रेस मजबूत हो। तो मैं खुद पार्लियामेंट में हूँ, तो मेरी भी इच्छा है कि उनको मैं उस रोल में देखूं। एक नई ताकत संसद में मिलेगी कांग्रेस पार्टी। निश्चित रूप से। प्रियंका के डेब्यू को कांग्रेस जहां पार्टी की मजबूती के नजरिए से देख रही है, वहीं बीजेपी परिवार का नाम लेकर निशाना साध रही है। महापरिवारवाद की पराकाष्ठा, महापरिक्रमावाद की पराकाष्ठा के रास्ते पर आज कांग्रेस पार्टी चल रही है। प्रियंका गांधी पहली बार चुनावी राजनीति में उतरी हैं। अब तक वो पार्टी की रणनीति बनाने और पार्टी को जिताने में अहम रोल निभाती रही। देखिए, उत्तर में जब जब कांग्रेस कमजोर हुई है तब तक गांधी परिवार ने दक्षिण का सहारा लिया है और दक्षिण भारत ने कांग्रेस को संभाला भी है। हमारी टीम ने जब इतिहास के पन्नों को पलटना शुरू किया तो पाया कि 1978 में इंदिरा गांधी कर्नाटक की चिकमंगलूर से चुनाव जीती थी। गांधी परिवार का ये दक्षिण पथ आपको समझाते हैं कि कब कब दक्षिण ने साथ दिया। ये वो दौर था जब इमरजेंसी की वजह से कांग्रेस विरोधियों के निशाने पर आ गई थी। कर्नाटक के चिकमंगलूर से सांसद 1978 की बात है जब इंदिरा गांधी यहां से जीती थी और दौर जब विरोधियों के निशाने पर थी। देश में माहौल कांग्रेस के खिलाफ था। इंदिरा गांधी रायबरेली से 1977 का चुनाव हार गई थी। 1978 की बात। अब 1980 की बात करते हैं। जनता पार्टी में टूट हुई और फिर सरकार गिरी और 1980 में फिर से चुनाव हुए। तब इंदिरा गांधी आंध्र प्रदेश की मेरठ सीट से चुनकर आई थी और फिर 1999 की भी बात यहां पर करते हैं। कर्नाटक के बेल्लारी से वो सांसद चुनी थी। लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी ने डेब्यू किया था और तब वो अमेठी के साथ बेल्लारी से भी चुनाव लड़कर जीत कर आई थी। बाद में उन्होंने बेल्लारी सीट हालांकि छोड़ दी थी। फिर 2019 की बात जब राहुल गांधी अमेठी और वायनाड 2 सीटों से लड़े। अमेठी हार गए और वायनाड से सांसद बने थे। 2024 में भी राहुल गांधी रायबरेली और वायनाड 2 सीट से लड़े, दोनों से जीते भी और फिर वायनाड सीट उन्होंने छोड़ दी थी। अब राहुल की जगह पर प्रियंका गांधी हैं, वायनाड से चुनाव लड़ रही हैं। भाई उत्तर की कमान थामे हुए हैं तो बहन दक्षिण की कमान थाम रही है। जीतने के बाद संसद में पहली बार दोनों भाई बहन मौजूद होंगे। अब आगे बढ़ते हुए बात महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की कर लेते हैं, जहां एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने अपने बेटे अमित ठाकरे को उम्मीदवार बनाया है। अमित ठाकरे चुनावी राजनीति में आने वाले ठाकरे परिवार के दूसरे सदस्य हैं। उम्मीदवारों की लिस्ट में अमित ठाकरे के नाम का ऐलान हुआ तो घर पर आरती उतारी गई। समर्थक बधाई देने पहुंचे। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे परिवार के दूसरे नेता हैं जो चुनावी राजनीति में उतर रहे हैं। अमित को एमएनएस ने मुंबई के माहिम सीट से उम्मीदवार बनाया है। माहिम में अमित ठाकरे का मुकाबला शिवसेना शिंदे गुट के सदा सरवणकर से होगा। सदा सरवणकर 2004, 2014 और 2019 में सीट पर जीत हासिल कर चुके हैं। हालांकि 2009 में एमएनएस ने सीट पर सदा सरवणकर को हराया था। इस बार सदा सरवणकर को जीत की हैट्रिक का भरोसा है। मतदाता सुनने वो पहचानेंगे कि कौन अपना काम का है, कौन हमारे लिए रोज मिलने वाला है। हमने बहुत साल यहाँ काम किए, लोगों की सेवा की है। मतदाता वो भूलेंगे नहीं और हमें वोट देके जिताएंगे। इससे पहले ठाकरे परिवार से साल 2019 में उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे वर्ली से विधायक बने थे। जब तक बाला साहेब ठाकरे जिंदा रहे तब तक उनकी पार्टी से किसी ने चुनाव नहीं लड़ा। उद्धव सीएम भी बने तो विधान परिषद के रास्ते सदन गए थे। और यूपी में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। सीट बंटवारे की चर्चा के बीच ही फूलपुर से नामांकन दाखिल कर दिया। लाल टोपी लगाकर मुश्तबा सिद्दीकी नामांकन के लिए पहुंचे और बतौर समाजवादी पार्टी उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल किया। सुबह से चर्चा ये हो रही थी कि फूलपुर की सीट समाजवादी पार्टी कांग्रेस के खाते में देगी, लेकिन दोपहर होते होते खेल बदल गया और उम्मीदवार ने नामांकन भर दिया। मोहम्मद मुश्तबा सिद्दीकी 3 बार विधायक रह चुके हैं। 2022 में फूलपुर में बीजेपी को 1,03,557 वोट मिले।
जबकि समाजवादी पार्टी को 1,08,25। तब समाजवादी पार्टी से मुश्तबा सिद्दीकी ही उम्मीदवार थे। बीजेपी के प्रवीण पटेल के सांसद बनने की वजह से उपचुनाव हो रहा है। हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान इस विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी को बढ़त मिली थी। सारा समाज पीडीएम चलाया तो उनका वोट कुल गिर गया, 80,000 पे आ गए। इस बार उनको सच्चाई पता चलेगी चुनाव के बाद। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर 13 नवंबर को विधानसभा का उपचुनाव है। नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। और यूपी में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगे एक पोस्टर ने यूपी की सियासत को बढ़ा दिया है। ये पोस्टर अखिलेश यादव का है। सुबह से पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पोस्टर लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगाया गया। लाल टोपी में अखिलेश यादव की बड़ी सी तस्वीर है। पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया 27 का सत्ताधीश। पोस्टर में सबसे ऊपर लिखा है 24 में बरसा जनता का आशीष। दीवारों पर लिखा है कौन होगा 27 का सत्ताधीश। संस्कृत में श्लोक लिखकर जन्मदिन की बधाई भी दी गई है। संस्कृत में उनको बधाइयाँ दी गई हैं, जिसका मतलब होता है कि तुम बढ़ते हुए 100 वर्ष जियो, तुम्हारा जीवन उद्देश्यपूर्ण और खुशियों से भरा रहे। हम सभी तुम्हारे लिए ऐसी प्रार्थना करते हैं। जन्मदिन की बधाइयाँ। आज स्लोगन के साथ 27 का सत्ताधीश के स्लोगन के साथ जो ये बधाई दी गई है, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई है। अखिलेश यादव का जन्मदिन वैसे तो 1 जुलाई को होता है, लेकिन यूपी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कई साल से 23 अक्टूबर को भी उनका जन्मदिन मनाते आए हैं, जो सोशल मीडिया अकाउंट में लिखा हुआ है। आज उसी मौके पर संत कबीर नगर के कार्यकर्ताओं ने ये पोस्टर लगवाया है। झारखंड विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन के सामने बरहेट सीट से बीजेपी का उम्मीदवार कौन होगा, सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। झारखंड की बरहेट सीट पर इस वक्त पूरे देश की नजर है। सीएम हेमंत सोरेन इस सीट से जेएमएम के उम्मीदवार हैं, लेकिन बीजेपी ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले। दरअसल अपनी आक्रामक प्रचार शैली के लिए मशहूर बीजेपी को सोरेन के खिलाफ कोई उम्मीदवार ढूंढे नहीं मिल रहा। पार्टी ने मुझे कहा कि आपको बरहेट से चुनाव लड़ना होगा, तो हमने कहा कि हम बरहेट से चुनाव नहीं लड़ सकते। बीजेपी हेमंत सोरेन के खिलाफ लुइस मरांडी को इस सीट से उतारने की तैयारी में थी, लेकिन इस सीट से उतरना तो छोड़िए, लुइस मरांडी ने पार्टी बदली और जेएमएम का ही दामन थाम लिया। लोबिन हेम्ब्रम और बाबूलाल मरांडी हेमंत सोरेन के खिलाफ ताल ठोकने की बात करते थे, लेकिन जब टिकट की बारी आई तो दोनों अपनी अपनी पुरानी सीट से चुनावी मैदान में उतर गए। स्थिति यहाँ तक खराब है बीजेपी की, माननीय मुख्यमंत्री के कंस्टिट्यूएंसी से भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता खड़ा नहीं होना चाह रहा है। आपको बता दें, बरहेट एक एससी सीट है और लोकसभा चुनाव में सभी 5 रिजर्व सीट पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। बरहेटा में 20 नवंबर को वोटिंग होगी और कल हेमंत सोरेन नामांकन करने वाले हैं। बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड केस के तार लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई से जुड़ रहे हैं। ऐसी खबर है कि अनमोल ही शूटर्स को आदेश दे रहा था। नाम अनमोल बिश्नोई, पहचान गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जांच के दौरान पहली बार अनमोल बिश्नोई का नाम सामने आया। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच कर रही है। पुलिस सूत्रों ने एबीपी न्यूज को जानकारी दी कि अनमोल बिश्नोई शूटर्स को आदेश दे रहा था। जांच टीम को स्नैपचैट के जरिए पता चला कि बिश्नोई हत्यारों के संपर्क में था। इस केस में क्राइम ब्रांच जल्द मकोका की धाराएं जोड़ने की तैयारी में है। अब तक की जांच जिस दिशा में आगे बढ़ रही है, उससे जांच टीम को ये भरोसा पुख्ता हो रहा है कि इस हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ है। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में दिवाली कार्यक्रम के दौरान 2 गुट आपस में भिड़ गए। खबर है कि कुछ छात्र वहां पर फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी परिसर में जलते दियों की रोशनी मंगलवार की रात विवाद का अंधेरा लेकर आई। मौका दिवाली सेलिब्रेशन का था, जिसे लेकर छात्रों के 2 गुट आमने सामने आ गए। धक्का मुक्की हुई, मारपीट हुई, बहस हुई, फिर नारेबाजी तेज हो गई। एबीवीपी का इल्जाम है कि एक धर्म विशेष से जुड़े छात्रों ने दियों और रंगोली को पैर से रौंद डाला।
कुछ मॉब यहाँ पे आके इकट्ठा होती है, उसके बाद नारे लगाए जाते हैं और उसके बाद जो दिए थे उन पे लात मारा तोड़ा जाता है। वहीं कुछ छात्रों का कहना है कि विवाद पटाखा फोड़ने को लेकर हुआ, जिस पर धार्मिक रंग चढ़ गया। वो जो पटाखे सब फोड़ने के बाद थोड़ी सी हरकंप इधर उधर चीजें अनरेस्ट स्टार्ट हुई और उसी बीच में कुछ झड़प होरप होने के बाद फिर काउंटर स्लोगन साहब का चालू हुआ। जामिया में हुए हंगामे में हर छात्र का अपना तर्क है। इधर सुबह सुबह होते ही नया विवाद शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि कुछ सफाई कर्मी वाल्मीकि जयंती मनाने के लिए महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा लेकर यूनिवर्सिटी पहुंचे, लेकिन उन्हें गेट पर ही रोक दिया गया। और फिलहाल वक्त एक छोटा सा ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। बढ़िया सरिया लगवाएंगे। ये माइथन स्टील नहीं है। अरे सस्ता है ना यार। स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन स्टील। किनारों पे यारी ये आजाद है, नमकीन लहरों का ये स्वाद है। महाराष्ट्र टूरिज्म। कितने भी हो शिकारी, आई रे आई बाग की बारी। कबड्डी 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 कबड्डी। प्रो कबड्डी लीग स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। क्राइम की ब्रांच में अगर बड़ा नाम करना है ना तो बड़ा काम करना पड़ता है और उसके लिए लगती है स्किल। क्रिमिनल करते हैं ब्लफ, पर मैं टाक से हाव भाव देख के ही उसका गेम समझ जाता हूँ कि जो खेल वो मेरे साथ खेल रहे हैं 5 करोड़ लोगों के साथ खेलता हूँ, बिग कैश पॉकर में। बिग कैश। यह खेल आदत बनाने वाला या आर्थिक रूप से जोखिम भरा हो सकता है, जिम्मेदारी से खेलें। हर घर चुपचाप से ये कहता है कि अंदर इसमें कौन रहता है। कितना झगड़ा किया था तुमने इस हरे रंग। कमरों में किसकी कल्पना झलकती है। इस फर्श पर नंगे पैर किसके बच्चे चलते हैं। कौन चुन चुन के इसे प्यार से सजाता है। कौन इस मकान में अपना घर बसाता है। एशियन पेंट्स, क्योंकि हर घर कुछ कहता है। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। इस गुस्ताखी की सजा सिर्फ मौत है। चाचा, राजा साहब, आपकी गाड़ी इंश्योरेंस रिन्यूअल के लिए एजेंट 10 बार फोन कर चुका है। एक बार प्राइस कुछ बताता होगा, दूसरी बार कुछ और फिर भी कोई क्लैरिटी नहीं। एग्जैक्टली। इसीलिए खुद से रिन्यू करो। नो झंझट, नो कंफ्यूजन और सही प्राइस। एको एग्जैक्टली। गद्दी पे तो आपको होना चाहिए। कार इंश्योरेंस हो लेना तो एको चेक कर लेना। The all-new Jupiter is more than more. Mileage more. More. Storage too is even more. The all-new Jupiter is more than more. पेश है ऑल न्यू टीवीएस जुपिटर, इंडिया का नया ज्यादा इकुआ अधिकम बेशी जास्ता अधिका वधु बेसी। एसिडिटी, हार्टबर्न और गैस को खत्म करें कम से कम समय में और पेट को रखें कूल लंबे समय तक। प्रोटैक्स, ईट हैप्पीली, लिव हैप्पीली। लंच हो रहा है हाँ? सर लीजिए ना। करेला। तुम क्या लाए हो? सर करेला। करेला लुक्स अमेजिंग। डिलीशियस। बोरोसिल ग्लास लंच बॉक्सेस, खाने को बनाए खास। पता था हर साल यही करवाते हो, मगर हमेशा एक यार छूट जाता है। ऋषभ, ये तेरे लिए, जो हमेशा कुछ नया सिखाती है। यारों वाली बात तो वही होती है। हाउस ऑफ मैकडॉवेल्स, यारों वाली बात। भैया अगरबत्ती देना। जी। भगवान के लिए तो बेस्ट ही देना चाहिए, ग्राहक भी तो भगवान होता है।
रामलला शोभितं प्राण प्रतिष्ठापनम् प्रकाशमान उत्सवं दीपोत्सवं दीपोत्सवं सुमंगलम महोत्सवम दीपोत्सवम दीपोत्सवम मंदिर निर्माण आस्था को सम्मान रफ्तार तरक्की को विकास को उड़ान अवधपुरी का विकास पर्यटन कमाल चहुं ओर है प्रकाश सनातन का स्वर्ण काल बुलडोजर प्रहार से बुराई गई हार हर दिन है उत्सव हर दिन है त्योहार करुणामयी बौछार राम राज्य का श्रृंगार राम आगमन ने दिया यूपी को तार यूपी को दिया तार प्रकाश पुंज ज्योतिर्मय तेजोजदायकम दिव्य भव्य उत्सवम दीपोत्सवम दीपोत्सवम दिव्य भव्य उत्सवम दीपोत्सवम दीपोत्सवम दिव्य भव्य उत्सवम दीपोत्सवम दीपोत्सवम। आउट रिवर्स होके नॉट आउट भी हो सकता है। डीआरएस रिव्यू है ना, मास्टर कार्ड में भी डीआरएस चार्जबैक फैसिलिटी गलत चार्जेस को रिवर्स करने में मदद करता है। यानी रॉन्ग चार्ज लग गया तो बैंक को करो अपील, चार्ज गलत तो डिसीजन पलट। मास्टर कार्ड पेमेंट्स का पावर प्ले। समर में बाल्टी तो चाहिए फॉर योर पसीना बाल्टी, और मॉनसून में बाल्टी तो चाहिए फॉर छत का पसीना। पसीना मत बहाओ, बर्जर रूफ कूलेंट सील लगाओ, ये छत के क्रैक्स को करे सील और आपको दे ठंडा फील। बर्जर रूफ कूलेंट सील। मैं और आप एक जैसे ही तो हैं। एक बार मंजिल दिख जाए One shot of a century. तो उसे पाने के लिए हम अपने कदमों को नहीं रोकते। That looks out. पर कभी कभी मेहनत और मंजिल के बीच रह जाता है एक फासला। खैर, मुझे उस फासले को मिटाने के लिए थोड़ी और मेहनत लगेगी, पर शुक्र है आपके पास है टाटा कैपिटल, जो मिटाए फासले आपकी मेहनत और मंजिल के बीच। टाटा कैपिटल, मिटाए फासले। ब्रेक के बाद प्रेजेंटेड बाय मोंगिया टी, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पीएम मोदी के रूस दौरे का दूसरा दिन। कजान में पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग की मुलाकात, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट नाराज, पंजाब हरियाणा की सरकारों को लगाई फटकार, कहा स्वस्थ हवा में जीना लोगों का मौलिक अधिकार, छीनने वालों पर हो कड़ी कार्रवाई। बाबा सिद्दीकी की हत्या केस में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया, अब तक 11 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। ताना तूफान को देखते हुए बंगाल में भारी बारिश का अलर्ट, तटीय जिलों में स्कूल बंद, ट्रेनें रद्द। ग्रेटर नोएडा में फॉर्च्यूनर से प्रॉपर्टी डीलर का शव मिला, हत्या के बाद शव को कार में रखकर जलाने की आशंका। बांग्लादेश में फिर सड़क पर उतरे छात्र संगठन, ढाका के बंग भवन में हिंसक प्रदर्शन, राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के इस्तीफे की मांग। यमुना में जहरीले झाग को कम करने के लिए लगातार किया जा रहा है छिड़काव, दिल्ली के कालिंदी कुंज में नदी में पहले से कम दिखा सफेद छाप। कार्तिक स्नान को लेकर बद्रीनाथ धाम में भक्तों की भारी भीड़, हर दिन करीब 7,000 से अधिक यात्री पहुंच रहे हैं बद्रीनाथ। लगातार बारिश के बाद मदुरई का बिगड़ा हाल, शहर के कई इलाकों में भारी जल भरा। और अब आपको महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर बता देते हैं। देखिए, तमाम बैठकों के बाद भी महाविकास अघाड़ी में सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला तय नहीं हो पा रहा है। महाविकास अघाड़ी के बीच सीटों पर पेंच अभी भी फंसा हुआ है। अब तक सीटों का ऐलान नहीं हुआ है और इसी को लेकर ये बड़ा अपडेट मिल रहा है कि 5 सीटों को लेकर सहमति बन नहीं पा रही। 5 सीटें ऐसी हैं जिस पर सहमति नहीं बन पा रही। और क्या डिटेल्स हमारे पास हैं, वैभव परब हमारे संवाददाता हमें बताएंगे। वैभव, पेच कहां फंसा है, कौन सी 5 सीटें हैं वो? देखिए, 24 घंटे के बाद फिर एक बार बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया है। खुद संजय राउत है, वाई.डी. चौहान सेंटर, शरद पवार, नाना पटोले, विजय वडेट्टीवार और बाला साहब थोराट को मिलने के लिए आ रहे हैं। देखिए, कल से ये बोल रहे हैं कि हम अपनी जो सूची है वो जारी कर देंगे, हम उम्मीदवारों को नाम ऐलान कर देंगे। लेकिन सिर्फ 24 घंटे हो गए हैं तो 48 घंटे हो जाएंगे, लेकिन एक भी नाम है जो एमवे की तरफ से जारी नहीं किया जा रहा है। इसका साफ मतलब है कि इनकी सहमति नहीं हो पा रही है। अभी तो आपने पूछा कि कौन सी सीट है। देखो, विदर्भ की कई सीट है, मुंबई की कई सीट है, उत्तर महाराष्ट्र की सीट है। जहाँ पे उत्तर महाराष्ट्र की सीट है वहाँ पे एनसीपी शरद पवार का भी सीट है और उद्धव ठाकरे का भी सीट है। विदर्भ कांग्रेस हम भाई की भूमिका निभाएंगे, लेकिन ठाकरे बोले कि आप बंदेबाजी करो, लेकिन हमारे जो सीट है वो करीबन हमको देंगे।
मुंबई में आपने हमको जो आंकड़ा दिया है इससे भी कम है, लेकिन हमको मुंबई में भी जो सीटें चाहिए वो सीटें नहीं मिल पा रही है। देखो गिने के लिए कितनी सीटें बाकी है, लेकिन इस पे सभी तीनों पार्टियां अड़ी हुई है और अभी तक मसला तय नहीं हो रहा है। इसकी वजह से है वो वापस एक बार बैठक का सिलसिला है वो शुरू हो गया है, और ये बैठक का सिलसिला कब तक चलेगा ये हम बता नहीं पाएंगे, क्योंकि ये आज मिनट के बाद, घंटों के बाद और कहीं कल भी आ सकता है। दूसरी तरफ देखा जाए तो उद्धव ठाकरे इससे तंग आकर उन्होंने अपने उम्मीदवारों को एबी फॉर्म देना भी शुरू किया है। करीबन 45 लोगों को उद्धव ठाकरे ने अपने एबी फॉर्म का। बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच जो मुलाकात चल रही थी, द्विपक्षीय वार्ता, वो फिलहाल खत्म हो गई है। 5 साल के बाद दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष मिले। पीएम मोदी और जिनपिंग के बीच महत्वपूर्ण बैठक खत्म हो गई है। एलएसी पर शांति समेत कई ऐसे अहम मुद्दे रहे जिन पर बातचीत हुई है इस द्विपक्षीय वार्ता में। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जिनपिंग 5 सालों के बाद ये महत्वपूर्ण मीटिंग कर रहे थे और फिलहाल ये बैठक खत्म हो गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, 2019 में इससे पहले जब ये बैठक हुई थी तो उसके बाद अब इस बैठक का इंतजार किया जा रहा था। इससे पहले एलएसी पर जो एक समझौता एलएसी पर हुआ दोनों देशों के बीच, उसके बाद कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाती थी ये बैठक। और तस्वीरें भी आ रही हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं। ब्रिक्स समिट के दौरान दोनों नेताओं की ये बैठक जो हुई है, देखिए तस्वीरें आपके सामने। और जिस वक्त दोनों बैठक के लिए वहां पर पहुंचे उस वक्त की तस्वीरें, शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 5 सालों के बाद ऐसा मौका जब इस फोरम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग देखिए एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हुए और ये मैसेज देते हुए कि इस मुलाकात के मायने दोनों देशों के लिए किस तरीके से खास हैं और कैसे इंतजार इसका था। अच्छा, इस खबर पर बात करने के लिए सीधे आपको कजान लिए चलते हैं। विशाल पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, बैठक खत्म हो गई है, क्या क्या बैठक में मुद्दे रहे, किस पर बातचीत हुई है, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए शिरीन, यह बैठक लगभग 50 मिनट तक चली है। रूस के कजान शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच यह मुलाकात हुई और 50 मिनट की इस बैठक में दोनों देशों ने आपसी संबंधों पर चर्चा की है, द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की है और साथ ही आने वाले दिनों में कैसे फ्रेमवर्क को तैयार करना है, आगे के रोड मैप पर यह चर्चा की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में। हालांकि किन खास क्षेत्रों पर ध्यान रखा गया है उसके लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। आपसे थोड़ी देर में विदेश मंत्रालय की तरफ से एक आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी और जिनपिंग की मुलाकात पर और ज्यादा जानकारी दी जाएगी, लेकिन यह कहा जा सकता है कि 5 साल बाद पहली बार मोदी और जिनपिंग की मुलाकात हुई है और भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत रही। कल जिस चीज का ऐलान हुआ कि 2020 से पहले वाली स्थिति जो एलएसी पर रही है वो बहाल होगी और उस ऐलान के बाद ही मोदी जिनपिंग की मुलाकात तय हुई है। तो यह कहा जा सकता है कि जो रिश्तों में बर्फ जम गई थी वो पिघल चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच 50 मिनट की यह मुलाकात आगे की दशा और दिशा तय करेगी भारत चीन के संबंधों को लेकर। खास तौर पर जो एक्सपर्ट है उनका यह मानना है कि जब यह बैठक हुई तो इस बैठक में व्यापार और निवेश के क्षेत्र पर भी चर्चा हुई होगी। हालांकि आधिकारिक बयान का भी हमें इंतजार करना होगा, लेकिन चीन को यह अच्छी तरह से समझ में आ गया कि भारत को बिना साथ लिए चलना बहुत मुश्किल होगा और इसीलिए जो तमाम बातचीत का दौर रहा लगभग 22 से 23 राउंड की, उस बातचीत के बाद चीन को मजबूरी में इस बात पर सहमत होना पड़ा कि भारत अब पेट्रोलिंग कर पाएगा, यानी कि जो 2020 से पहले वाली स्थिति देप्सांग और दमचौक में थी वो बहाल होगी। ये एक बड़ी कूटनीतिक जीत भारत की कही जाएगी और अब से थोड़ी देर में किन मुद्दों पर और चर्चा हुई है, क्या कुछ खास एजेंडे पर चर्चा हुई है, इसका भी आधिकारिक ऐलान भारत के विदेश सचिव के द्वारा किया जाएगा। शिरीन, बिल्कुल उसका भी इंतजार हमें रहेगा। लेकिन विशाल, जैसा कि आप कह रहे हैं कि लगभग 50 मिनट के आसपास दोनों राष्ट्राध्यक्ष एक दूसरे के सामने एक टेबल पर बैठे और बातचीत हुई, ये कितनी बड़ी कूटनीतिक जीत भारत के लिहाज से मानी जाए? क्योंकि हमेशा आंखें तरेरने वाला चीन, आज उसको जरूरत थी कि बैठे भारत के साथ बातचीत करे, समय की जरूरत, चीन की जरूरत, इस पर भी जरा विस्तार से बताइए। देखिए, इस पर अगर हम देखें तो चीन को यह बात अच्छी तरह से समझ आ चुकी है 2020 के बाद से ही कि भारत से तनाव रखकर खुद को चीन आगे नहीं बढ़ा सकता है। चीन कई फ्रंट पर चुनौती, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। एक्सेलेंसी, सीमा पार पिछले 4 वर्षों में
उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। आज इन सभी विषयों पर बात करने का अवसर मिला है। मुझे विश्वास है कि हम खुले मन से बातचीत करेंगे और हमारी चर्चा कंस्ट्रक्टिव होगी। धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कजान से ये मैसेज और इस बातचीत में जिस तरीके से उन्होंने ये कहा कि बहुत जरूरी है कि सीमा पर शांति बनी रहे। उन्होंने कहा कि आपसी तौर पर जो सहयोग एक दूसरे को मिलना चाहिए उसकी जरूरत का भी यहां पर बखान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। तो देखिए, महत्वपूर्ण बैठक रूस के कजान में बातचीत का इंतजार हो रहा था दोनों देशों के बीच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ शी जिनपिंग जिस तरीके से मिले, जिस तरीके से उनके बीच बातचीत हुई है, 50 मिनट के आसपास दोनों की ये मुलाकात चली है। सीमा पर शांति बनाए रखना हमारी प्राथमिकता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान। और विशाल, एक तरीके से प्रधानमंत्री का स्टैंड क्लियर इस बैठक में, जो उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि सीमा पर शांति बनी रहे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमा पर जो सहमति बनी है उसका स्वागत किया है और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा चीन के राष्ट्रपति के सामने कि आपसी विश्वास, आपसी सम्मान और आपसी संवेदनशीलता बनी रहनी चाहिए। इस पर प्रधानमंत्री ने जोर दिया और खुले मन के साथ बातचीत करने के लिए प्रधानमंत्री ने यहां पर बोला है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को। और साथ ही यह भी यहां पर बड़ी बात रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा कि जो सीमा है वहां पर शांति और स्थिरता बनी रहे, ये दोनों देशों की प्राथमिकता होनी चाहिए। यानी कि जिस तरह से सहमति बनी है उसका प्रधानमंत्री ने स्वागत किया। और साथ ही चीन क्योंकि काफी चालाक देश माना जाता है, उस पर आंख मूंद कर कभी कोई भरोसा नहीं कर सकता है और इसीलिए पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि आपसी विश्वास, आपसी सम्मान और आपसी संवेदनशीलता के साथ हम दोनों को आगे बढ़ना चाहिए। यानी कि जो विश्वास की डोर पर यह बातचीत शुरू हुई है, उस डोर को चीन दोबारा किसी चालाकी से तोड़ने का काम ना करे। यह भी कहीं ना कहीं संदेश प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया है। आपसी सम्मान का मतलब यह हुआ कि चीन को भारत की संप्रभुता, भारत की अखंडता, भारत की एकता का सम्मान करना होगा। शिरीन। बिल्कुल विशाल, आप रहिएगा मेरे साथ, इस पर आगे भी आपसे बात करेंगे। और हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ कर्नल राठौर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी रुख करूंगी, उनसे भी समझेंगे। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुलाकात के दौरान क्या कुछ कहा है, एक बार सुन लेते हैं जरा। वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। एक्सेलेंसी, सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। आज इन सभी विषयों पर बात करने का अवसर मिला है। आपसी विश्वास, आपसी सहयोग और आपसी संवेदनशीलता ये बनी रहनी चाहिए। इस महत्वपूर्ण बयान के मायने क्या है, हम अपने गेस्ट से समझेंगे। हमारे साथ एक और खास मेहमान मेजर जनरल यश मोर साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं। सर, स्वागत है आपका। लेकिन सबसे पहले मैं कर्नल राठौर आपका रुख करना चाहूंगी। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस बयान में कहा है, क्या मैसेज सर समझते हैं आप इससे? देखिए, 2 चीज़ें यहाँ पर बहुत अच्छी प्रोजेक्ट हुई हैं कि शी जिनपिंग ने एक तरीके से उन्हें रिसीव किया, और दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी है कि जिस उन्होंने कहा है कि इन मुद्दों पे बात हुई है, तो मुद्दे जो बातें वहाँ हुई हैं ये एक ब्रॉड कैनवस था, और ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और सेंसिटिविटी की जब बात हुई है तो इसके मतलब भारत और चीन के बराबरी के हिसाब से बातचीत की बात है। और सीमा पे जो हुआ उसका स्वागत करते हैं। तो सीमा पे जो समझौता हुआ है वाकई कुछ बड़ा और सब्सटेंशियल समझौता हुआ है। तो यहाँ ये है कि जब 2 राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं तो नट बोल्ट की बात नहीं होती है।
एक ब्रॉड फ्रेमवर्क पे बात होती है, जिससे ये दर्शाया जाता है कि रिश्तों में जमी बर्फ पिघल रही है। इसके आगे का रोड मैप होगा और आगे बातचीत होगी, लेकिन एक बात जरूर है कि चीन को ये रियलाइज़ करना पड़ा कि भारत भी एशिया में मैटर करता है और भारत को अलग थलग रख के विरोध के साथ चीन आगे नहीं बढ़ सकता। ये चीज़ आज चीन को रियलाइज़ हुई है। बिल्कुल। मेजर जनरल यशमोर सर, मैं आपके पास आऊंगी और आप ही से समझते हैं कि देखिए अभी हालांकि इसकी डिटेल आनी बाकी है कि आखिर किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई है दोनों ही देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष आमने सामने जब बैठे, लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि चीन कितना भरोसेमंद, भले ही चीन आज ये बता रहा हो कि वो भारत के साथ है, उससे पहले जो LAC को लेकर दोनों देशों के बीच समझौता हुआ, लेकिन चीन पर भरोसा करना क्या इतना आसान होगा सर? देखो, चीन पर हम ये भरोसा करें या ना करें वो हमारे डिप्लोमेट्स का काम है, लेकिन ये हमें पहचानना पड़ेगा कि चीन और हमारे जो है ख़ास तौर पे इकोनॉमी को लेके तार बहुत बुरी तरीके से जुड़े हुए हैं। और पता नहीं आप लोग रियलाइज़ नहीं करते हैं टीवी स्टूडियो में बैठे हुए कि हमारा कितना बड़ा, कितना ज़्यादा सामान चीन से आता है। तक चीन मैन्युफैक्चरिंग हब है दुनिया का, और चीन एक जो है, अब अगर US के सामने रशिया भी जूनियर पार्टनर बन गया चीन का। चीन एक बाइपोलर वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी पावर बन के उभर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है ये 4.5 साल की जो बर्फ जमी हुई थी, इसमें हमारा भी कोई हित नहीं था इसके अंदर। हमारा भी हित इस चीज में कि हम चीन से बातचीत और हमारी चर्चा कंस्ट्रक्टिव होगी। धन्यवाद। Over to you, sir. Thank you, Randir. Good afternoon, friends. I have the opportunity to brief you on the Prime Minister's main bilateral engagement today on the sidelines of the 16th BRICS Summit. My colleague, Secretary Economic Relations in the Ministry of External Affairs, Mr. Damu Ravi, who is also our Sherpa for BRICS, will make some comments with regard to the BRICS engagements. But let me say a few words about the Prime Minister's meeting with His Excellency President Xi Jinping, the President of the People's Republic of China. We have also put out a press release which should be available very shortly on the website of the Ministry of External Affairs if it is not there already. So as you all know, earlier today, in fact just a short while ago, Prime Minister Modi met with President Xi Jinping on the sidelines of the 16th BRICS Summit. This was their first proper bilateral meeting at delegation level in nearly 5 years, the last one being on the sidelines of the BRICS Summit in Brasilia in 2019. So let me just flag some points made by the two leaders during their meeting. This meeting happened, as you are all aware, close on the heels of the disengagement and patrolling agreement and the resolution of issues that had arisen in the India-China border areas in 2020. Naturally, the two leaders welcomed the agreement reached between the two sides through sustained dialogue over the last several weeks in diplomatic as well as military channels. Prime Minister Modi underscored the importance of not allowing differences on boundary-related matters to disturb peace and tranquility on our borders. And in this context, the two leaders noted that the special representatives on the India-China boundary question have a critical role to play in the resolution of the boundary question and for the maintenance of peace and tranquility in the border areas. Accordingly, they instructed the special representatives to meet at an early date and to continue their efforts in this regard. You may recall that Special Representative of India, Mr. Ajit Doval, who is also the National Security Advisor, and the Special Representative of the People's Republic of China,
Foreign Minister Wang Yi, also a member of the Politburo, have met on the sidelines of international events, but they have not had a round of talks in the special representatives format since December 2019. So following today's meeting, we hope to schedule the next round of the SR's talks at an appropriate date. The two leaders also reviewed the state of bilateral relations from a strategic and long-term perspective. They were of the view that stable bilateral relations between India and China, the two largest nations on earth, will have a positive impact on regional and global peace and prosperity. And both of them stressed that with maturity and wisdom, and by showing mutual respect for each other's sensitivities, interests, concerns, and aspirations, the two countries can have a peaceful, stable, and beneficial bilateral relationship. As we have maintained during the last 4 years, the restoration of peace and tranquility in the border areas will create space for returning us towards the path of normalization of our तो एमईए की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी जा रही थी कि आखिर इस बैठक में क्या क्या मुद्दे जो डिस्कस किए गए हैं दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच, जिस पर नजर हमारी बनी हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।